हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स। सार्वजनिक वस्तुएं बनाम निजी वस्तुएं। देखिए, राजकोष नीति के आवंटनात्मक कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक या सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था है और इन वस्तुओं को पब्लिक गुड्स भी कहा जाता है। देखेंगे मीनिंग ऑफ सोशल और पब्लिक गुड्स। सार्वजनिक या सामाजिक वस्तुओं का क्या अर्थ होता है, क्या आशय होता है। देखिए, सामाजिक वस्तुओं से आशय ऐसी विशिष्ट वस्तुओं से होता है जो उपभोग में नॉन राइवल मतलब गैर प्रतियोगी होती हैं, जिससे समाज के सभी सदस्यों द्वारा समान लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इन वस्तुओं में उपभोक्ता की पृथकता एक्सक्लूजन सामान्यता वांछनीय नहीं होती और अनेक परिस्थितियों में संभव नहीं होती। सामाजिक वस्तुओं के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम उपयुक्त परिभाषा की विस्तृत व्याख्या करनी होगी। इस रेफरेंस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखेंगे। जैसे नंबर 1, नॉन राइवल कंजप्शंस, गैर प्रतियोगी उपभोग। इसका अर्थ है कि इन वस्तुओं में किसी या कुछ व्यक्तियों द्वारा उपभोग करने पर अन्य व्यक्तियों के लिए उस वस्तु के लाभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इन वस्तुओं में किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग करने पर अन्य व्यक्तियों के लिए उस वस्तु के लाभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि नदी पर हमें एक पब्लिक पुल बनवाना है, तो इस पर समाज का कोई भी व्यक्ति जा सकता है और किसी के जाने या न जाने से, अन्य व्यक्तियों के जाने या न जाने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी प्रकार से सरकार की रेडियो या टेलीविज़न सर्विस है, इसे कोई भी व्यक्ति सुन सकता है और जिसके पास ये इक्विपमेंट हो, उपकरण हो, भले ही सरकार को उसने करों का भुगतान किया हो या ना किया हो। ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ता की पृथकता। सामान्यतः बाजार में क्रय विक्रय होने वाली वस्तुओं में उपभोक्ता को पृथक करने का गुण होता है। अर्थात जो व्यक्ति वस्तु के मूल्य देने को तैयार होते हैं उन्हें वो वस्तु मिल जाती है, और जो तैयार नहीं होते या मूल्य देने की कंडीशन में नहीं होते हैं उन्हें वस्तु वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। जनरली सामाजिक वस्तुओं में ऐसा संभव नहीं होता। जैसे सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, ये सभी के लिए दी जाती है, इसका लाभ सभी व्यक्तियों को मिलता है और किसी को इससे हम अलग भी नहीं कर सकते। तो कुछ दशाओं में पृथकता पॉसिबल होती है, जैसे पुल पार करने के लिए पथ कर लगाना, अर्थात जो व्यक्ति टैक्स देगा, पथ कर देगा, वही पुल का उपयोग करेगा। तो लेकिन इस तरह की पृथकता भी सीमित रूप में ही होती है। तो उपभोक्ता की पृथकता को स्पष्ट करने के लिए हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। यदि सरकार बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण सुधार, इन पर भी कुछ खर्चा करके कुछ फैसिलिटी देती है तो संबंधित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को उसका बेनिफिट मिलता है और किसी को बेनिफिट से वंचित नहीं कर सकते। आगे देखेंगे पब्लिक और सोशल गुड्स एंड फेलियर ऑफ मार्केट सिस्टम, सार्वजनिक या सामाजिक वस्तुएं और बाजार व्यवस्था, मार्केट सिस्टम की असफलता। देखिए, ये उल्लेखनीय है कि सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था में बाजार व्यवस्था कार्य नहीं कर पाती। बाजार व्यवस्था में वस्तु का मूल्य तय किया जाता है, वस्तु का विभाजन किया जाता है और मूल्य न देने के आधार पर उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग से हम रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चीनी का मूल्य हमने कोई रेट तय कर दिया, जो उपभोक्ता चीनी चाहता है तो उसे चीनी का विक्रय किया जाता है, और जो चीनी का निर्धारित मूल्य देने को तैयार नहीं होते
उनके पास चीनी अवेलेबल नहीं होती। सामाजिक वस्तुओं में ये विशेषताएं नहीं रहती। प्रथम, सामाजिक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में कठिनाई आती है। सुरक्षा वैसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले लाभ के आधार पर उसका वैल्यूएशन मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता। दूसरी तरफ देखें तो इन व्ययों के लाभ को जनरली हम डिवाइड नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा का 1/4 लाभ मिले और किसी को आधा, बल्कि सभी को बराबर का सुरक्षा दी जाती है। तीसरा देखें, अधिकांश कंडीशन में सामाजिक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं को अलग नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति सरकार को टैक्स देता है या न देता हो, सार्वजनिक जो सड़क है, पब्लिक रोड है, उसका प्रयोग सभी समान रूप से करते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में इन सीमाओं के कारण इनकी व्यवस्था बाजार की व्यवस्था के आधार पर नहीं हो सकती, बल्कि सरकार को अपने बजट के माध्यम से करनी होती है। आगे देखेंगे प्रोविज़न ऑफ पब्लिक और सोशल गुड्स। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था का आशय उन वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के प्रदान करने से नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं की चयन प्रक्रिया या भुगतान व्यवस्था से है। चयन प्रक्रिया का मतलब है कि किन किन सामाजिक वस्तुओं को और कितनी कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल कराया जाए। यहाँ पर राजकोषीय कार्य का आवंटनात्मक कार्य आता है। मतलब सरकारी संसाधनों को विभिन्न सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे समाज को मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो और उनकी कुशलता में वृद्धि हो। तो इसी को बेस बनाकर सरकार बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं, जैसे सुरक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, चिकित्सा का, शिक्षा का मुद्दा है, आंतरिक प्रशासन है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है या परिवहन है, तो इन सभी आइटम पर व्यय का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एक्सपेंसेस का आवंटन करती है। सामाजिक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में एक पहलू ये भी उठता है कि सरकार उसके बदले में समाज से भुगतान किस प्रकार प्राप्त करे। तो इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्प हो सकते हैं। जैसे जिन वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः गैर प्रतियोगी हो, पूरी तरह नॉन लायबल हो और उनमें उपभोक्ता की पृथकता का कोई संभावना नहीं होती, वहाँ सामान्य करों द्वारा इन वस्तुओं की व्यय की पूर्ति की जाती है। और जिन वस्तुओं का प्रयोग गैर प्रतियोगी तो है, लेकिन उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ लाइसेंस फीस लगाई जाती है या कुछ विशिष्ट कर लगा सकते हैं। जैसे टेलीविज़न लाइसेंस फीस, रोड टैक्स, वाहनों पर जो रोड टैक्स होता है, या पार्क में एंट्री फीस लगा देते हैं, इस टाइप से। तो सामाजिक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में एक प्रश्न ये भी उठता है कि सरकार उसके बदले में समाज से भुगतान किस प्रकार प्राप्त करे। तो इस दृष्टि से भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव आइटम्स, पूर्णतः गैर प्रतियोगी वस्तुएं। तो जिन वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः गैर प्रतियोगी है और जिनमें उपभोक्ता की पृथकता की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, वहाँ सामान्य कर द्वारा इन व्ययों की पूर्ति की जा सकती है। ऐसी दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव आइटम्स बट क्लियर डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स। गैर प्रतियोगी वस्तुएं लेकिन उपभोक्ताओं का स्पष्ट निर्धारण। जिन वस्तुओं का प्रयोग गैर प्रतियोगी तो है,
लेकिन उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। वहाँ हमने अभी पढ़ा था कि लाइसेंस फीस लगा सकते हैं, विशिष्ट कर लगा सकते हैं, टेलीविज़न लाइसेंस फीस, रोड टैक्स या वाहनों पर सड़क कर या पार्क में प्रेस फीस आदि लगाई जा सकती हैं। ऐसी थर्ड पॉइंट था मेरिट वांट। गुण आवश्यकता की वस्तुएं। गुण आवश्यकता की जो सामाजिक वस्तुओं में सरकार उपभोक्ता से आंशिक अंशदान या मूल्य प्राप्त करती है। जैसे पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं या स्कूल में फीस प्राप्त करना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ नंबर है न्याय एवं प्रशासन की वस्तुएं। न्याय एवं आंतरिक प्रशासन किए जाने वाले व्यय की पूर्ति के लिए सरकार कोर्ट फीस, अर्थदंड के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट देखेंगे प्राइवेट गुड्स क्या होता है, निजी वस्तुएं। देखिए, निजी वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तु से होता है जो प्रयोग में प्रतियोगी होती हैं और जिनके लिए हमें उचित मूल्य का पेमेंट करना होता है। प्रयोग में प्रतियोगी का अर्थ ये है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इनका प्रयोग करने पर अन्य व्यक्तियों के लिए उस वस्तु की उपयोगिता में कमी हो जाती है। जैसे कार पार्किंग में कोई व्यक्ति अपनी कार खड़ी कर देता है तो अन्य व्यक्तियों के लिए पार्किंग की जगह कम हो जाती है। निजी वस्तुओं के बाजार में मूल्य निर्धारित होता है और उन्हीं व्यक्तियों को वो वस्तुएं अवेलेबल हो पाती हैं जो उसका मूल्य देने की कैपेसिटी रखते हैं, कैपेबल होते हैं। सामाजिक वस्तुओं का लाभ सभी व्यक्तियों को मिलता है, लेकिन निजी वस्तुओं का लाभ उन्हीं को मिलता है जो उसे प्राप्त करते हैं। तो जनरली ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था सरकारी बजट द्वारा की जानी चाहिए और जो निजी वस्तु हैं उनकी व्यवस्था बाजार तंत्र के माध्यम से की जानी चाहिए। लेकिन व्यवहार में यह जरूरी नहीं होता। अनेक बार जो सार्वजनिक वस्तु की व्यवस्था निजी क्षेत्र द्वारा की जा सकती है, जैसे गैर भुगतान वाले टीवी चैनल हैं। इसी प्रकार से भारत जैसे लोक क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्था में अनेक निजी वस्तुएं सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित की जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।